नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान जो है एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी जिसको वैद्युत बोलते हैं, आपकी 5वीं और लास्ट यूनिट है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान की। ठीक है, तो उसी को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि इसी में आपका 5वां यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो भी जब सारे 11th 12th के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के कंप्लीट हो जाएंगे तब सबका सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, चलिए जो आपका लास्ट वीडियो है थ्योरी टॉपिक का कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का, उसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है वैद्युत शक्ति का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं F=W/T VI=J²R=V²/R। मात्रक जो है वैद्युत शक्ति का वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्ट गुणे मीटर बराबर वाट जूल पर सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर प्लस मोम बराबर वाट जूल पर सेकेंड, वोल्ट स्क्वायर ओम वाट जूल पर सेकेंड। ओके, फिर यहाँ पर वैद्युत वाहक बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन की विशेषता ये है कि उच्च गलनांक व उच्च प्रतिरोधकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहा जाता है, तो वही इसकी विशेषता है। ठीक है, फिर हीटर की तापक कुंडली से बना होता है। हीटर की तापक कुंडली जो है वो नाइक्रोम से बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर है नाइक्रोम मिश्र धातु है निकिल और क्रोमियम, कॉपर और आयरन का, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आगे क्या है, यहाँ पर फ्यूज तार होता है टिन, यानी इसको एसन बोलते हैं, इसका नाम है लेड का मिश्र धातु। ठीक है, इसमें जो एसन 63% होता है और जो लेड है, जो शीशा है, वो 37% होता है फ्यूज तार में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखिए फ्यूज तार की विशेषता क्या है, तो प्रतिरोधकता उच्च व गलनांक निम्न, यही होता है इसका। उसके बाद से आगे देखिए, यदि किसी वैद्युत बल्ब का 220 वाट माइनस 100 वाट लिखा गया हो तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 220 जो वोल्ट है इस सप्लाई पर 1 सेंटीमीटर में 10 जूल की ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च हो रही है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रखा गया है। यदि किसी वैद्युत बल्ब का 220 V माइनस यहाँ पर 100 W लिखा गया, तो इसका मतलब है कि बल्ब से प्रवाहित धारा यहाँ पर 5/11 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग एक और देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है P1 व P2 सामर्थ्य के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनका तुल्य सामर्थ्य क्या होगा? तो इसमें P1 प्लस P2 अपन P1 प्लस P2 होगा, P1 P2 अपन P1 प्लस P2। किस चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया, तो किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, फिर गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों को। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि यानी दिशा और परिमाण दोनों होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सारे जो हैं चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक एरिया के मात्रक हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो है गॉस होता है। सीजीएस मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का 1 टेस्ला = 10/4 गॉस होता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र यहाँ पर क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर किसी तार में धारा प्रवाहित होने से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है 1820 में ऑरस्टेड ने किया था। ठीक है, फिर वायो-सेवर्ट का नियम क्या है, तो इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र E= यहाँ पर देख सकते हैं, ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना, इसी से होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसका जो मान है 10⁻⁷ है। और देखिए ये जो लिखा गया है μ0, इसका मतलब है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, और इसी का मान जो है 4π×10⁻⁷ होता है। और मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर होता है। ε0 का मात्रक c²
पर n माइनस एम स्क्वायर या फैरड पर मीटर होता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए जो संबंध है u0 इक्वल टू एप्साइलन जीरो में, तो 1/√u0 एप्साइलन जीरो इक्वल टू c, ये इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल F इक्वल टू GVB साइन थीटा होता है, जहाँ G जो है वो आवेश है, V वेग है, वेलोसिटी है, और जो B है वो है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, फिर जहाँ किसी धारावाही, ठीक है, जहाँ किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार पर एक बल कार्य करता है, इसे चुंबकीय बल कहते हैं। फिर धारा चालक का तार पर चुंबकीय बल, तो ये भी आप फार्मूला इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए आप लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा तथा आवेशित कण का पृथक जो पथ है वो वृत्ताकार होगा। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, आपको देखना है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो पथ होगा वृत्ताकार। आवेशित पथ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो पथ होगा सरल रेखीय। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करे तो पथ होगा कुंडलीवत या सर्पिलाकार। फिर है दंड चुंबक व धारा लूप को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के बारे में आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में धारा मापी वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में अल्प धारा अथवा अल्प वोल्टता की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही आपका गैल्वेनोमीटर कहलाता है। धारा मापी की क्रियाविधि आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा मापी के उपयोग में लाया जा सकता है तो अमीटर व वोल्टमीटर दोनों की भांति जो है धारा मापी को आप उपयोग में ला सकते हैं। इसका देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना होता है। ये जो बना है इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आप लोगों ने इसको देखा होगा। यही है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर लोहे का फ्रेम लगा है, यहाँ पर ये जो तवे का तार है, ठीक है, तावे का वो है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। ओके, धारा मापी की यही रचना है गैल्वेनोमीटर की। फिर धारा मापी को अमीटर में बदलना देखेंगे तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे शंट प्रतिरोध, ठीक है, शंट प्रतिरोध कहा जाता है। शंट प्रतिरोध का सूत्र देख लीजिए क्या होता है, S इक्वल टू आई जी पॉइंट कैपिटल G, I इक्वल टू आई जी। ठीक है, जहाँ I जो है अमीटर की धारा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और G जो है वो धारा मापी की धारा है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है और इसका आप जो है किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर धारा मापी को n गुना परास का अमीटर बनाने के लिए शंट प्रतिरोध का मान देख लीजिए क्या होगा, तो S इक्वल टू G/n-1 होगा और इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। फिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, तो इसका जो यहाँ पर एक मतलब दिया गया है। यहाँ पर देखिए फिर क्या है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम एक उच्च प्रतिरोध का तार उसमें जोड़ दिया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का सूत्र देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए V/Ig इक्वल टू G प्लस R, V इक्वल टू IG G प्लस R होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। ठीक है, जब धारा मापी को n गुना परास के वोल्ट मीटर में बदलना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध होगा, तो R इक्वल टू n-1 G होगा। DC अमीटर मापता है धारा का वास्तविक मान, AC अमीटर तप्त तार अमीटर बोलते हैं, वो मापता है धारा का काल्पनिक मान जिसको वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं। फिर AC, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, AC धारा को DC अमीटर से मापा नहीं जा सकता है क्योंकि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, फिर है प्रत्यावर्ती वोल्टता वाली युक्ति को कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये आप लोगों के गांव में लगा भी होगा शहर में। ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है, DC पर कभी कार्य नहीं करता। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर कभी नहीं काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर।
ठीक है। उसके बाद से ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पर फ्रॉड है वो होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद से देखिए ओमीय परिपथ पालन करते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अनओमी युक्तियाँ ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ओमी युक्तियाँ में धात्विक चालक ये होते हैं। अनओमीय के उदाहरण देखेंगे तो डायोड वॉल्व है, टायोड वॉल्व है, संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर इत्यादि, ये सारी जो है अनओमीय के उदाहरण हैं। ये सब अर्धचालक युक्तियाँ हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए धारा नियतांक का कार्य है दिष्ट धारा, जो डायरेक्ट करंट है उसको नियंत्रित करना। चोक कुंडली का कार्य है प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना, ठीक है। तो धारा नियंत्रक डीसी को कंट्रोल करता है और चोक कुंडली एसी को कंट्रोल करती है। तो चोक कुंडली का सिद्धांत है स्वप्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। फिर ट्रांसड्यूसर का कार्य है ध्वनि संकेत को वैद्युत संकेत में बदल देता है। मॉड्यूलेशन क्या है, तो श्रव्य तरंग, जो हम आपको मेनली तरंग में ये बता चुके हैं, ऑडिबल वेव भी, तो श्रव्य तरंग इसमें ध्वनि जो साउंड वेव है उसका वाहक तरंग यानी रेडियो वेव के ऊपर अध्यारोपित होने की क्रिया मॉड्यूलीकरण या मॉड्यूलेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर अब परिपथ के अवयव देखेंगे तो प्रतिरोधक प्रतिरोध ओम, ये देख सकते हैं कैसे यूज करता है। संधारित्र धारिता फैरड, तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक क्या है। फिर प्रेरक प्रेरकत्व हेनरी इसका होता है जो मात्रक है, तो इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग दो बल्बों के लिए P1 P2 अपन P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला यूज होगा। P1 प्लस P2 शक्तियों वाले दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में हो तो प्रतिरोध का अनुपात R1 R2 इक्वल टू P1 P2 होगा, ठीक है। R1 अपन R2 इक्वल टू P1 अपन P2 होगा। देखिए 100 वाट और 200 वाट के दो बल्ब समान वोल्टता पर हो तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो हल में देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो R1 अपन R2 इक्वल टू P1 अपन P2 इक्वल टू 200/100, तो यही आपका 2:1 आ जाएगा, या फार्मूला R1 इक्वल टू 2R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए 300 वाट व 400 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। R1 अपन R2 इक्वल टू P1 अपन P2 इक्वल टू 300/400 और 3:4 यहाँ पर आ जाएगा। नाइक्रोम की विशेषता क्या है, जो नाइक्रोम होती है तो ये हीटर में प्रयोग होता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। उच्च गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशेषता होती है नाइक्रोम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिया है, प्रतिरोध धारा में प्रवाह का जो प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध धारा में प्रवाह का प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिघात क्या होता है, तो धारा में परिवर्तन में विरोध का गुण प्रतिघात, ठीक है। उसके बाद से प्रतिरोध तथा प्रतिघात दोनों का मात्रक ओम होता है, ठीक है। जब प्रतिरोध व प्रतिघात श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध Z कहलाता है, इसका मात्रक भी ओम होगा। प्रतिबाधा, ठीक है, निकालने का सूत्र देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, तो Z इक्वल टू √R² प्लस x², ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है, वो भी आपको लिख लेना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का नाम लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एनोड किसका बना होगा, यहाँ पर कैथोड उसका किसका बना होगा, यहाँ पर उसका वैद्युत अपवर्तक क्या है और यहाँ पर उसका विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए सेल का, इस साधारण सेल जो है इसका एनोड बना होता है तांबे के प्लेट का और कैथोड बना होता है जस्ता का, और इसका वैद्युत अपघट्ट H2SO4 का होता है और वैद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट। अब इसी प्रकार से देखिए लेक्लांसे सेल कार्बन जस्ता नौसादर 1.5 वोल्ट, ठीक है। शुष्क सेल कार्बन का एनोड जस्ता का कैथोड नौसादर 1.5 वोल्ट। फिर डेनियल सेल तांबा जस्ता H2SO4 1.1 भी। एल्कलाइन जो आपका सेल है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बोलते हैं, जस्ता KOH और 1.5, ठीक है। फिर देखिए वह रासायनिक पदार्थ जो ध्रुवण आपको पोलराइजेशन ऑलरेडी हम आप बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो ध्रुवण के दोष को दूर करता है उसे निध्रुवक या विध्रुवक कहते हैं। सौरंध्र बर्तन बना होता है चीनी मिट्टी का, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, जब बल्बों, ठीक है, देखिए क्या है, जब बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कम वाट वाला बल्ब कम चमकता है
अधिक वाट वाला बल्ब अधिक चमकता है। जब बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कम वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा और अधिक वाट वाला बल्ब कम चमकेगा। बल्बों का श्रेणी क्रम में संयोजन देखिए किस प्रकार से होता है, इस प्रकार बना होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। ये यहाँ पर एम 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 और P1 P2 P3 इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं। माना तुल्य सामर्थ्य P, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इस प्रकार से निकलेंगे। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट हो गया। हमने जो आपका एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी कक्षा 11 का उसको हमने 100% आपका सिलेबस कवर कर दिया। एक भी टॉपिक या एक भी चैप्टर आप नहीं छूटा है। तो ये 18 लेक्चर को आप बिल्कुल जो है घोल के पी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बनने कभी नहीं बनेगा, संभव है, क्योंकि सिलेबस ही हमने कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ।